नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाएं जिनसे आप न केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करें, उन विषयों के माध्यम से आप अपने पाठ्यक्रम को भी आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें। मित्रों, बताना चाहेंगे अपने पिछले 2 व्याख्यानों में हमने दर्शन शास्त्र में वैयक्तिक तादात्म्य की समस्या पर चर्चा की थी और आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि इस विषय संबंधी आप सभी तक और जानकारी पहुंचा सकें। बताना चाहेंगे सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर अजय वर्मा सेंटर फॉर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सीसी के लाइव सेशंस के माध्यम से आप सभी तक दर्शन शास्त्र के विभिन्न विषयों को लेकर आते हैं और आपके लिए इस विषय को ये बहुत आसानी से प्रस्तुत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी छात्र छात्राएं आपके लेक्चर से जरूर लाभान्वित होते हैं। मित्रों, अगर आप आज डॉक्टर अजय वर्मा से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें, 1800-110-430। सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लेक्चर के आखिरी 10 मिनट में ही कॉल करें और हम आपसे वादा करते हैं कि हम डॉक्टर अजय वर्मा के माध्यम से आपके प्रश्नों के हल जरूर देंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय वर्मा का। डॉक्टर वर्मा, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको अभी बताया गया, हम इस श्रृंखला के अंतर्गत हम दर्शन शास्त्र में वैयक्तिक तादात्म्य की समस्या के विषय में बात करते आए हैं। इस विषय में हमने इस विषय को के विभिन्न आयामों को उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जाना। क्योंकि उन लेक्चर से अब तक काफ़ी एक अंतराल बीच में हो चुका है, तो इस कारण से हम इस लेक्चर को सर्वप्रथम इस लेक्चर को हम शुरू करेंगे एक छोटी सी रिकैप्चुलेशन के साथ, जहाँ पर हम जो मेन जो प्रॉब्लम है जब हम वैयक्तिक तादात्म्य की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल आइडेंटिटी की प्रॉब्लम कहते हैं, तो वैयक्तिक तादात्म्य की समस्या का दार्शनिक पहलू क्या है, इसमें समस्या का तत्व एक्चुअली क्या है, क्या इसमें दार्शनिक समस्या है वैयक्तिक तादात्म्य को लेकर। सर्वप्रथम हम इस विषय में एक बार दोबारा से एक अलग परिप्रेक्ष्य से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ व्याख्यानों में देखा, जब हम दर्शन शास्त्र में वैयक्तिक तादात्म्य के विषय में बात करते हैं, तो हमारा जो मुख्य ध्यान का जो केंद्र है वह यह होता है कि जब हम स्वयं को संबोधित करते हैं, जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जिस प्रकार से किसी भी शब्द को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ उससे कोई ना कोई हम अर्थ समझते हैं, या कहें कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु की ओर इंगित करता है, किसी न किसी तथ्य की ओर इंगित करता है। तो उसी प्रकार हम ये प्रायः मानते हैं कि प्रत्येक जो वस्तु है उसमें उसकी एक आइडेंटिटी रहती है, उसका एक तादात्म्य रहता है, जिसके कारण से हम उस वस्तु को पुनः उसका हम बोध कर सकते हैं, हम पुनः उसको समझ सकते हैं, पुनः हम उसके स्वरूप को समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो विभिन्न वस्तुएं हैं ये वही वस्तुएं हैं, वो कॉन्टिन्यूटी में उनमें एक निरंतरता बनी रहती है। हम समझते हैं कि ये जो वस्तु है ये वही वस्तु है जिसको मैंने पिछले कुछ समय में जाना या पिछले अमुक सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। इसमें कोई बहुत विशेष उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है। हम जानते ही हैं कि जहाँ कहीं पर भी हमारे जो कार्यस्थल होता है, जो हमारे रहने की जगहें होती हैं, उसके आसपास कुछ बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो हमें प्रायः उसी एक ही स्थान पर नजर आती हैं, जैसे कि कोई वृक्ष। और हम समझते हैं कि यह जो वृक्ष है वही है, हम उसको बहुत छोटे रूप में बड़ा होते हुए देखते आए हैं। तो प्रत्येक वस्तु में एक तादात्म्य होता है,
वहाँ पर भी एक प्रकार की, वहाँ पर यदि हम उसको दार्शनिक रूप से उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं यह जो हमारा मानना है कि कालांतर में वह वस्तु जो है उसका हालांकि जो उसका स्वरूप है, जो वह हमें उससे जो हमें सेंस डाटा प्राप्त हो रहा है वह बदलता रहता है, तो उस मायनों में उस वस्तु का स्वरूप बदलता रहता है। किंतु हम फिर भी कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि में ये मानते रहते हैं, वो यही मान करके चलते हैं कि यह वस्तु वही वस्तु है जिसको हम कालांतर में देखते आए हैं। तो इस प्रकार से किसी ना केवल स्वयं के विषय में बल्कि किसी भी वस्तु के विषय में बात करें तो उसमें हम मान करके चलते हैं कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, उसमें एक यूनिटी बनी रहती है, उसमें एक आत्मीयता बनी रहती है, उसमें एक निरंतरता बनी रहती है। और इन दोनों कारणों से हम मानते हैं कि उसमें एक तादात्म्य बना रहता है, उस वस्तु में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनी रहती है जो कि कालांतर में उसके साथ ही बनी रहती है। तो इस प्रकार से ना केवल हम यदि वैयक्तिक तादात्म्य के विषय में बात करें तो वहाँ हमें कुछ दार्शनिक रूप से समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, बल्कि हम किसी भी वस्तु की, अपने से इतर भी किसी भी वस्तु के विषय में यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि एक तादात्म्य की जो समस्या है उस विषय में भी उत्पन्न होती है। किंतु वैयक्तिक तादात्म्य से पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये जानना वांछनीय होगा कि आखिर जिसको हम तादात्म्य कह रहे हैं वे आखिर है क्या, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। यदि हम सर्वप्रथम इस विषय का विश्लेषण करें तो तब हमें वैयक्तिक तादात्म्य की जो समस्या है उसको हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसा कि हमने जाना, मेनली जो तादात्म्य की जो समस्या है वह उससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है, जब हम उसके विषय में बात करते हैं, किसी व्यक्ति के विषय में भी जब हम बात करते हैं तो हम मानते हैं कि ये व्यक्ति कालांतर से वही व्यक्ति है। जबकि हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, उसकी पहचान जो है धीरे धीरे, उसके जो पहचान के जो चिन्ह हैं वे भी बदलते रह सकते हैं। किंतु यदि हम तादात्म्य की बात करें तो उसके दो मुख्य प्रारूप हो सकते हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल आइडेंटिटी, जो आंकिक रूप से जो एक तादात्म्य जो होता है। इससे न्यूमेरिकल आइडेंटिटी से हम क्या समझें? न्यूमेरिकल आइडेंटिटी से अर्थ होगा कि कोई भी वस्तु यदि वह अपने द्वारा एक ही उसके द्वारा जो ऑक्यूपाई किया हुआ जो स्पेस है, वह स्पेस यदि कोई भी दूसरी वस्तु ऑक्यूपाई नहीं करती है तो हम कहेंगे कि वह उस वस्तु में एक उस वस्तु का हम एक न्यूमेरिकल आइडेंटिटी, एक आंकिक रूप से हम मान सकते हैं कि उसका एक अलग तादात्म्य है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति यदि हम किसी मटेरियल वस्तु की बात कर रहे हैं, और प्रायः जब हम तादात्म्य की बात करते हैं तो प्रायः हम मटेरियल वस्तुओं की ही, पदार्थीय वस्तुओं की ही बात करते हैं। तो प्रत्येक जो पदार्थीय वस्तु होती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वे एक स्थान को घेरते हैं, वे किसी एक पर्टिकुलर स्थान में ही उनका होना संभव है। और यदि वे कहीं ना कहीं स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्थान घेर रहे हैं, तो उसी स्थान पर कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। जब तक नहीं हो सकती जब तक कि वह वस्तु निशेष ना हो जाए, जब तक कि वह वस्तु ceases to exist, जब तक कि वह ऑब्जेक्ट निशेष समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वही स्थान कोई दूसरी वस्तु नहीं उसको ऑक्यूपाई कर सकती, उसको नहीं घेर सकती। किंतु और इस प्रकार का जो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्शन है
वह न्यूमेरिकल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्शन कहलाएगा, जहाँ पर हम एक वस्तु को एक यूनिट मात्र मान रहे हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य जो इंटरेस्ट है वह केवल उसकी न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है। हम उसके विषय में और किसी भी रूप में हम उसके अंदर तादात्म्य नहीं देख रहे हैं। किंतु यदि हम न्यूमेरिकल आइडेंटिटी के बारे में बात करें, यदि हम आइडेंटिटी को या तादात्म्य को केवल एक न्यूमेरिकल रूप से, उसके न्यूमेरिकल संदर्भ में ही उसका विश्लेषण करें, तब हम कहीं ना कहीं पाएंगे कि ये इस प्रकार का जो कॉन्सेप्शन है, केवल एक न्यूमेरिकल अवधारणा, तादात्म्य की केवल एक आंकिक तौर पर जो अवधारणा है, वह कहीं ना कहीं बहुत ही एक क्षीण प्रकार की अवधारणा कहलाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कहने का कारण ये है क्योंकि यदि हम किसी वस्तु को उसकी न्यूमेरिकल आइडेंटिटी के तौर पर ही देखें, तो एक तरीके से हम आइडेंटिटी एज सच, और जिसको हम वैयक्तिक तादात्म्य कहते हैं, जिसको हम पर्सनल आइडेंटिटी कहते हैं, उसके बीच कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि भेद कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल आइडेंटिटी के लिए आपको एक व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। न्यूमेरिकल आइडेंटिटी प्रत्येक वस्तु की है, चाहे वह जीव हो, चाहे वह निर्जीव हो। जैसे कि जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं वो भी स्थान घेरती हैं, और वो बहुत लंबे समय तक जनरली अनलेस उनको तोड़ा जाए या अनलेस उनको किसी न किसी प्रकार से बदला जाए, तब तक उनकी आइडेंटिटी बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती है। उनकी आइडेंटिटी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट करोड़ों सालों तक भी बनी रह सकती है। तो इस प्रकार से यदि हम अपने विश्लेषण के केंद्र में, जब हम तादात्म्य की दार्शनिक समस्या के विषय में जब हम विश्लेषण करते हैं, तो यदि हम इस विश्लेषण के केंद्र में केवल न्यूमेरिकल आइडेंटिटी को ही रखें, तो कहीं ना कहीं हम जो तादात्म्य का एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन है, तादात्म्य, वैयक्तिक तादात्म्य का जो एक दर्शन शास्त्रीय उसकी जो अवधारणा है, उसको कहीं ना कहीं हम बहुत ही क्षीण कर दे रहे होते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हम उसको बहुत ही क्षीण कर रहे हैं, हम उसको बहुत ही एक प्रकार से मूल्यहीन कर देंगे यदि हम उसको केवल एक न्यूमेरिकल आइडेंटिटी के रूप में लें। जैसा कि हमने इसमें देखा, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि यदि हम केवल आइडेंटिटी को न्यूमेरिकल आइडेंटिटी माने, तो जो जीव और निर्जीव का भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि दोनों की ही न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट निर्जीव वस्तुओं की जो आइडेंटिटी एक तरीके से देखा जाए, वह ज़्यादा निरंतर समय तक बनी रह सकती है, तो एक कई मायनों में वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जो तादात्म्य की समस्या जो है, जिसके दो स्वरूप हैं, जिसके विषय में ह्यूम भी दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज के विषय में बात करते हैं, तो उन दोनों के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल आइडेंटिटी जो है किसी पदार्थीय वस्तु की ही, कि यदि हम जब हम न्यूमेरिकल आइडेंटिटी मान करके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी पदार्थीय वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि हम किसी पदार्थीय वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब हम, और न्यूमेरिकल आइडेंटिटी क्योंकि केवल जो है केवल हम पदार्थीय वस्तुओं के विषय में ही इसकी ठोस रूप से बात कर सकते हैं, तो वहीं इस तौर पर जो वैयक्तिक तादात्म्य में जो कुछ मूलभूत समस्याएं होती हैं, उसमें जो कुछ मूलभूत मुद्दे होते हैं, वे जो हैं वे कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम वैयक्तिक तादात्म्य के विषय में बात करते हैं, तो हम
ना केवल अपने पदार्थीय रूप के विषय में बात करते हैं, बल्कि जो हमारे मनस पटल पर जो हमें इम्प्रेशंस जो प्राप्त हो रहे हैं, जो इम्प्रेशंस हमें मिल रहे हैं, और जो जिसको कि ह्यूम कहते हैं रिलेशंस ऑफ आइडियाज़, जो हमें कहीं ना कहीं बाहर से जो हमें सेंस डाटा हमें मिल रहा है, जो हमें बाहर से इम्प्रेशंस प्राप्त हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सिंथेसाइज करके, उनको कहीं ना कहीं उनका संश्लेषण करके हम अपने जजमेंट तैयार करते हैं। उसका जो हमें बाहर से जो हमें सेंस इम्प्रेशंस प्राप्त हो रहे हैं, उनके संश्लेषण से ही कहीं ना कहीं ज्ञान जो है उसका जन्म होता है। जो जजमेंट्स हैं हमारे, वे उसी से ही तैयार होते हैं। यदि हम केवल सेंस डाटा की ही बात करें तो उसको किसी न किसी अवधारणा में जोड़ने के लिए, उसको किसी अवधारणा में बांधने के लिए, उसको किसी न किसी अवधारणा में संश्लेषित करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मनस की आवश्यकता होती है, किसी न किसी प्रकार की मनस की अवधारणा की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही हो सकता है पॉइंट ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण करने का जो जगह है वह मनस पटल ही हो सकता है। तो इस प्रकार से जब हम वैयक्तिक तादात्म्य के विषय में बात करते हैं, ना केवल हम किसी वस्तु के पदार्थीय या न्यूमेरिकल जो आइडेंटिटी है, जब हम केवल न्यूमेरिकल आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो केवल हम उसको मटेरियल एंटिटी के रूप में देख रहे हैं वस्तु को, और तब हमारे लिए जो अन्य प्रश्न हैं जो कि वैयक्तिक तादात्म्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वे यदि हम न्यूमेरिकल आइडेंटिटी को मेन अवधारणा के रूप में लेकर के चलें तादात्म्य की, तो वे सारी जो समस्याएं हैं वे गौण हो जाती हैं। तो इस मायनों में जब हम तादात्म्य की समस्या के विषय में बात करते हैं तो हम हमारी जो तादात्म्य की अवधारणा है उसको केवल न्यूमेरिकल आइडेंटिटी तक ही सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है वह, जैसा कि हमने जाना, जो वैयक्तिक तादात्म्य से जो जुड़ी बहुत सी जो केंद्रीय समस्याएं हैं, वे जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं या तो डिसअपियर हो जाएंगी या फिर बहुत गौण हो जाएंगी। किंतु एक तो न्यूमेरिकल आइडेंटिटी, तादात्म्य को हम एक न्यूमेरिकल आइडेंटिटी के तौर पे देख सकते हैं। दूसरा इसको देखने का जो परिप्रेक्ष्य है वह है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध के रूप में। कोई भी जो वस्तु है, जैसे कि हम कई बार अक्सर हम ये जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम अक्सर कहते हैं कि दिस लुक्स आइडेंटिकल टू दैट, यह वस्तु बिल्कुल किसी दूसरे वस्तु जैसी ही, हूबहू वैसी ही दिखती है, इट लुक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द अदर थिंग। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हालांकि दो वस्तुएं अलग अलग हैं, किंतु वे अपने सभी क्वालिटीज के रूप में, उनके अंदर जो विभिन्न गुणधर्म हैं, वे बिल्कुल एक जैसे हैं। उनके उनका रंग, रूप, स्वरूप, उनके जितने भी विभिन्न गुणधर्म हैं, यदि वे बिल्कुल ही एक समान लगें तो हम कहते हैं कि ये दो वस्तुएं आइडेंटिकल हैं। किंतु लाइबनिज इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने अपने कुछ पिछले व्याख्यानों में जाना, मनस दर्शन संबंधित व्याख्यानों में जाना, वे इसको थोड़ा और आगे ले जाकर के हमें एक सिद्धांत प्रदान करते हैं जिसको कहा जाता है कि आइडेंटिटी ऑफ द इनडिसर्नेबल्स। तो यदि दो वस्तुएं एग्जैक्टली यदि उनके अंदर भेद कुछ भी नहीं है, यदि वे इनडिसर्नेबल हैं, यदि वे बिल्कुल अभेद हैं, यानी उनमें कंप्लीट एक अभेद का रिलेशनशिप है, तो वे दो नहीं हो सकते, वे एक ही होंगी। वे यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी को
एक 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 लॉजिकल रूप में देखा जा रहा है। ये यहाँ पर समरूपता, अधिकतर कई बार जब हम उसको आइडेंटिटी एज ए रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा अर्थ होता है, जब हम कहते हैं आइडेंटिकल, तो हम कहते हैं इसका से हमारा अर्थ होता है कि दो वस्तुएं समरूप हैं। किंतु लाइबनिज इसको आगे बढ़ाते हुए जब हम इसको मैथमेटिकली हम इस अवधारणा को हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि यदि कोई दो वस्तुएं कंप्लीटली आइडेंटिकल हैं, कंप्लीटली समरूप हैं, तो वे दो नहीं होंगी बल्कि एक ही होंगी, क्योंकि अदरवाइज उनमें कम से कम एक डिफरेंस तो रह ही जाएगा, जो कि है न्यूमेरिकल डिफरेंस। तो दो वस्तुएं यदि दो हैं तो उनके अंदर एक तरीके से किसी न किसी प्रकार का डिफरेंस जरूर ही होगा, ऐसा लाइबनिज का मानना है। और यदि उनमें भेद बिल्कुल भी नहीं है, तो समरूपता बिल्कुल ही संपूर्ण है, तो उनके अंदर न्यूमेरिकल डिफरेंस भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जब हम तादात्म्य को एक मैथमेटिकल रूप में देखते हैं तो वहाँ पर जब हम आइडेंटिटी को या आइडेंटिकल शब्द को समरूपता के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी जो यदि हम उसको मैथमेटिकली हम उसको कंसिडर करें तो वो समरूपता जो है यदि संपूर्ण हो तो तब वह न्यूमेरिकल आइडेंटिटी के जब हम उसको लॉजिकल परिप्रेक्ष्य से जब हम बात करें तो वह ये जो कॉन्सेप्शन है, जो अवधारणा है हमारी, वह हमें न्यूमेरिकल आइडेंटिटी की ओर ही ले जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से जब हम तादात्म्य के विषय में बात करते हैं तो एक तो जो परिप्रेक्ष्य हो सकता है तादात्म्य के विषय में की अवधारणा को समझने का, वो हो सकता है आइडेंटिटी एज न्यूमेरिकल आइडेंटिटी, तादात्म्य एक आंकिक तादात्म्य के रूप में। हमने जाना कि न्यूमेरिकल आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्शन है वह बहुत ही बिनाइन है, वह बहुत ही एक तरीके से देखा जाए जो वैयक्तिक तादात्म्य से जो जुड़ी हुई प्रमुख दार्शनिक समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करता हुआ प्रतीत होता है, उसको कहीं ना कहीं उसको कंसीडर नहीं करता हुआ प्रतीत होता है। और उस मायनों में बहुत सी जो दार्शनिक समस्याएं हैं वैयक्तिक तादात्म्य से जुड़ी हुई, यदि हम तादात्म्य को केवल न्यूमेरिक आइडेंटिटी के तौर पर लें तो उनका गौणीकरण हो जाता है। यह समझने के बाद हमें आगे यह समझना होगा कि यदि तादात्म्य का अर्थ न्यूमेरिकल आइडेंटिटी से कुछ अधिक है तो उसके और क्या आधार हो सकते हैं। इस न्यूमेरिकल आइडेंटिटी से यदि हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि जब हम तादात्म्य के विषय में बात कर रहे हैं तो हम किसी एक ऐसी वास्तविकता की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के भीतर जो कि कालांतर में जिसमें बदलाव नहीं होता है। किंतु यदि हम किसी भी वस्तु के विषय में बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है विश्व में जिसमें कालांतर में किसी न किसी प्रकार का बदलाव ना होता हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यदि संसार में यदि वस्तुएं इस प्रकार से होती कि उनमें बदलाव होता ही नहीं तो हम समय की अवधारणा की हमें आवश्यकता ही नहीं होती। तब समय की अवधारणा जो है वह प्राकृतिक रूप से ही उसकी उपलब्धता की कोई आवश्यकता ही हमें नहीं रह जाती। तो समय जो है उसकी अवधारणा इसीलिए ही उदित होती है क्योंकि हम वस्तुओं में बदलाव होता पाते हैं। वह बदलाव बहुत तेज भी हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं जो क्वांटम लेवल पर जो बदलाव है वह इतनी तेजी से होता है कि उसके विषय में किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन कर पाना हमारे लिए असंभव है। हमारे पास ऐसे कोई उपकरण नहीं है जो क्वांटम लेवल पे इतने सूक्ष्म रूप से देख सकें कि हम क्वांटम पार्टिकल्स के स्थान का निर्धारण कर सकें। तो कुछ वस्तुओं में बदलाव बहुत ही तेज हो सकता है
और कुछ वस्तुओं में बदलाव बहुत ही धीरे हो सकता है। जैसे कि हम कुछ हेवनली बॉडीज के विषय में बात करें, जैसे कि कुछ तारे हैं वे अरबों सालों तक रहते हैं, किंतु वे भी कहीं ना कहीं क्षीण होते हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी चाहे कितने भी वर्ष होने लगे वे भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से वस्तुओं में क्योंकि कालांतर में बदलाव होते ही हैं, तो क्या कोई ऐसी वस्तु है, किसी भी वस्तु के भीतर कोई ऐसी वास्तविकता होती है जो निरंतर बनी रहे, जो कालांतर में वैसी की वैसी बनी रहे? यदि उसमें ऐसा कुछ है, तब हमारे पास एक कारण होगा यह कहने का कि यह वस्तु जो है उसमें एक तादाद में है, यह वस्तु जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो निरंतर बना रहता है, और इस कारण से हम इसे कोई एक अमुक संज्ञा दे सकते हैं, इसकी हम कोई एक अमुक परिभाषा दे सकते हैं जो कि उसके अंदर एक ऐसी वास्तविकता से जुड़ी हुई होगी जो वास्तविकता कभी भी बदलती नहीं है। तो जब हम किसी वस्तु को किसी एक अवधारणा में बांधते हैं, जब हम उसे कोई एक संज्ञा देते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे मनस में एक मान्यता रहती है कि इस वस्तु के अंदर कुछ एक सार तत्व है, कोई एक एसेंस है जो कि कालांतर में कभी नहीं बदलती, जो जब तक ये वस्तु है तब तक वह सार तत्व इसके अंदर बना रहेगा, निरंतर बना रहेगा। किंतु किसी वस्तु का होना प्रमुख रूप से पदार्थीय रूप में होना है, अर्थात अधिकतर जो वस्तुएं जिनके विषय में हम बात करते हैं वे किसी न किसी रूप में हमें अपनी इंद्रियों द्वारा प्रदत्त होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश वस्तुओं के विषय में अधिकांश वस्तुओं की एक पदार्थीय वास्तविकता होती है जो कि उनको एक प्रकार से एक वस्तुनिष्ठता प्रदान करती है। जब हम मेज, कुर्सियाँ, पहाड़, वृक्ष इत्यादि इत्यादि के विषय में बात करते हैं, तो तब हम उनकी एक पदार्थीय संरचना, उनके पदार्थीय स्वरूप के विषय में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारी एक ऑब्जेक्टिवली मटीरियल एंटिटीज़ हैं। तो हम उनके कहीं ना कहीं उनके पदार्थीय स्वरूप के विषय में भी बात कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी वस्तु के तादात्म्य के विषय में बात करते हैं, और जैसा कि हमने जाना कि जो तादात्म्य है उससे हमारा अर्थ है कि वस्तु के भीतर कोई जुड़ा हुआ ऐसा सार तत्व जो उसको या कोई ऐसी वास्तविकता जो कालांतर में बनी रहे उसके साथ, जब तक वह वस्तु है वह उसकी निरंतरता, उस वास्तविकता की निरंतरता भी बनी रहे, ऐसी वास्तविकता से जोड़ करके हम तादात्म्य का जो अवधारणा है उसको देखते हैं। किंतु यदि हम पदार्थीय रूप से किसी भी वस्तु का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि पदार्थीय रूप से भी वस्तु बदलती रहती है। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में इसको एक उदाहरण द्वारा जाना, जैसे जो कि इसके इस विषय में एक फेमस, एक प्रसिद्ध जो उदाहरण है वह है शिप ऑफ थीसियस। थीसियस, जैसे कि हमने जाना, एक पौराणिक कथा के एक कैरेक्टर हैं जिन्होंने कि एक शिप में जो गए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए उस शिप को ग्रीस में, यूनान में बार बार उसको नदी एक हर साल सेलिब्रेशन के रूप में उस शिप को नदी में, समुद्र में उतारा जाता था। किंतु यदि वह शिप जब कालांतर में धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो उसके जो विभिन्न जो उसके जो हिस्से हैं, उसके जो विभिन्न जिन पार्ट से वो मिल करके बना हुआ है, जितने जो वुडन उसके जो हिस्से हैं, उनको जब निकाल करके रिप्लेस कर दिया जाता है तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उसके सारे ही हिस्से रिप्लेस हो चुके होंगे, उसके सारे भाग रिप्लेस हो चुके होंगे। अब पदार्थीय रूप में उस शिप में, उस पानी के जहाज में कुछ भी ऐसा ना रहा जो कि पहले उसमें मौजूद था। उसका जब निर्माण किया गया, वो जो विभिन्न लकड़ी के तख्ते जो उसमें मौजूद थे, जिनको जोड़ करके वह शिप बनाया गया, कालांतर में वे सभी के सभी बदल जाएंगे।
बस एक सुचारू रूप से चलता हुआ एक सिस्टमेटिक आकार जो है वह शेष रह जाएगा, किंतु पदार्थीय रूप से जितने भी उसमें जो जो लकड़ी के जो तख्ते थे वे बदल जाएंगे। तो मटेरियल रूप से, पदार्थीय रूप से वह जो शिप है वह पूर्ण रूप से एक अलग शिप हो गया है। हालांकि उसको हम अभी भी अवधारणा के तौर पर हम अभी भी ये मानते हुए चलते हैं कि यह जहाज जो है वही जहाज है जो कि थीसियस ने जो कि थीसियस द्वारा प्रयोग में लाया गया था। तो इस प्रकार से जब हम पदार्थीय रूप से किसी वस्तु के तादात्म्य की अवधारणा को जोड़ करके देखते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पदार्थीय रूप से कोई भी वस्तु निरंतर बदलाव की स्थिति में होती है और उसका और उसके अंदर जो पदार्थ एक जो प्रिंसिपल है, आधार जो है आइडेंटिटी का, वह कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से निशेष हो जाता है। तो दर्शकों, हम वैयक्तिक तादात्म्य के विषय में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर अजय वर्मा को, जिनके माध्यम से हम वैयक्तिक तादात्म्य में पढ़ रहे हैं और इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मित्रों, बताना चाहेंगे कि हम दर्शन शास्त्र में वैयक्तिक तादात्म्य की समस्या इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस सेशन के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। मैं डॉक्टर अजय वर्मा से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। और मित्रों, अगर आप डॉक्टर अजय वर्मा से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। अब मैं डॉक्टर अजय वर्मा से निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। गीत का वापस आपका स्वागत है। जैसा कि हम इस विषय में बात कर रहे थे कि जब हम तादात्म्य के विषय में बात करते हैं या वैयक्तिक तादात्म्य के विषय में बात करते हैं तो इसके दो पहलू हो सकते हैं। क्या हम पदार्थीय रूप से किसी ऐसी वास्तविकता के विषय में बात कर रहे हैं जो कि निरंतर हमारे साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के विषय में जब हम बात कर रहे हैं उसके तादात्म्य, उसके आइडेंटिटी के विषय में बात कर रहे हैं, तो क्या कोई एक ऐसी पदार्थीय रूप से कोई ऐसी वास्तविकता है जो कि उस व्यक्ति के साथ निरंतर जुड़ी रहे।
जनरली जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम माने कि एक नाम एक ऐसी चीज़ है जो उस व्यक्ति के साथ सदैव जुड़ी रहती है, किंतु हम जानते ही हैं कि ये एक कंटिंजेंट मैटर है। किसी व्यक्ति का नाम कोई दूसरा भी हो सकता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई व्यक्ति अपना नाम बदल भी सकता है जीवन में कभी भी। तो इस प्रकार से हालांकि नाम जो है वह पदार्थीय नहीं होता, वे केवल हम एक संज्ञा मात्र दे रहे हैं, किंतु हम ये मानते हैं कि इस नाम का अमुक व्यक्ति जो है वह उसके अंदर एक ऐसी वास्तविकता है जो निरंतर बनी रहती है। किंतु जैसे कि हमने थीसियस के जहाज के एग्जाम्पल द्वारा समझा कि मटेरियल रूप में ऐसी कोई भी जो वस्तु है वह बदलती रहती है, जैसा कि हमने इस विषय में पहले भी चर्चा की। हम एक छोटे से शिशु के रूप में हम जन्म लेते हैं और बड़े होते होते हमारे अंदर के विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं। हमारा वजन जो है वह 12-13 गुना से लेकर के कई गुना तक हो सकता है जब हमने शिशु रूप में जन्म लिया था उसके मुकाबले। तो इस प्रकार से मटेरियल रूप में हम निरंतर बदलते रहते हैं। तो इस बात का कोई मटेरियल आधार नहीं हो सकता है। यदि अब इवन साइज और वेट अगर सेम भी नज़र आए, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, ठीक से इसके जहाज के एग्जाम्पल के उदाहरण में हमने देखा, यदि रफली संरचना एक रहे और भार एक रहे, तब भी बदलाव जो हैं, यदि जो उसके भाग हैं उनको संपूर्ण रूप से बदल दिया जाए, तब भी हम ये मान करके चलते रहते हैं कि यह वही शिप है। उसके अलावा भी मटेरियल रूप से, पदार्थीय रूप से यदि हम तादात्म्य के विषय में बात करें, इसके कुछ और भी उदाहरण हमारे सामने आ सकते हैं, जो कि ह्यूम भी कुछ ऐसे सिमिलर एग्जांपल्स हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि यदि हम किसी वस्तु को, इवन फॉर दैट मैटर कुछ बौद्ध दार्शनिक जिनमें नागार्जुन का नाम प्रमुखता से आता है, वे भी वस्तुओं में किसी सार तत्व जैसी कोई जो किसी अवधारणा का खंडन करते हुए प्रतीत होते हैं। तो उस प्रकार से बौद्ध दर्शन में भी हमारे सामने कुछ इस प्रकार के उदाहरण आते हैं, जैसे कि मिलिंदपन नामक जो ग्रंथ है वह, उसमें जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें एक चैरिट का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि यदि कोई रथ है, उसके हिस्सों को यदि हम धीरे धीरे अलग करते चले जाएं, यदि हम उसमें से जो रथ में से जो अश्व हैं उनको अलग कर दें तो क्या वह तब भी रथ रह जाएगा? यदि हम उसके पहियों को अलग कर दें तो क्या वह रथ रह जाएगा? हमें कहीं जा कर के रुकना होगा कि हाँ, अब ये रथ नहीं रहा। तो इस प्रकार से कुछ जो भाग हैं जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो तब हम उसको, उस प्रारूप को, जो एक प्रारूप उत्पन्न होता है, तब हम उसको किसी प्रकार की संज्ञा दे देते हैं और हम मानने लगते हैं कि अब ये जो वस्तु है इसने कोई एक निश्चित रूप ग्रहण कर लिया है और उसमें कोई सार तत्व मानो उत्पन्न हो गया है, जिस कारण से हम इसको किसी विशेष रूप में जान रहे हैं। और तब हम उसको मानते हैं कि ये वस्तु जो है, अब इसके अंदर एक आइडेंटिटी, ये जो रथ है, अब इसको रथ के रूप में ही निरंतरता में, कालांतर में जाना जाएगा। किंतु रथ के होने में, किसी वस्तु को रथ के रूप में जानने और उसके स्वरूप के बदल जाने में एक बहुत छोटी रेखा, एक थिन लाइन कहीं होती है जो कि कभी समाप्त हो जाती है। तो जैसा कि हमने जाना, जैसे नागार्जुन जो है वे कहेंगे, जैसे ही हम कहेंगे कि हाँ, अब हमने, अगर कोई कहे कि हमने, हाँ, अब क्योंकि हमने पहिए इसके बाहर निकालने हैं तो अब ये रथ नहीं रहा, तो तब नागार्जुन कहेंगे कि इसका अर्थ ये है कि इसका जो रथत्व था, इसका जो रथ होना था, वह इस पहिए, उसका सार तत्व यह पहिया है, क्योंकि इसको निकालते ही जो है ये रथ नहीं रहता। तो इस प्रकार से किस प्रकार से जो भाग हैं वो धीरे धीरे करके एक अलग ही वस्तु का निर्माण कब हो जाता है, किस अमुक रेखा को पार करते ही एक नई वस्तु उत्पन्न हो जाती है, एक नया सार तत्व उत्पन्न हो जाता है, यह है, इसके विषय में कोई निश्चितता
नहीं हो सकती। उसी रूप में एक जो दूसरा उदाहरण यदि हम लें तो कुछ एक अलग प्रकार के नाउन्स होते हैं, कुछ अलग प्रकार की संज्ञाएं होती हैं जो किसी प्रकार के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि जिनमें से एक जो उदाहरण है वह है हीप। यदि हम किसी वस्तु के ढेर के विषय में बात करें, यदि हम कहें कि ये गेहूं के दानों का ढेर है, तो अब ये जो शब्द है ढेर, ये इससे हम कुछ समझते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन एक ढेर का तादाद में क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, क्या उसकी कोई एक निश्चित आइडेंटिटी हो सकती है? क्या हम उसके अंदर से कितने दाने निकाल लें कि वह अब ढेर नहीं रहेगा, या हम एक दाने से बढ़ते हैं, फिर हम 2 दाने 3 दाने, कितने दानों के बाद वह ढेर बन जाएगा? इसकी कोई निश्चित परिभाषा हम कभी दे ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से यदि हम आइडेंटिटी के विषय में या तादात्म्य के विषय में यदि हम केवल पदार्थ को आधार मान करके किसी वस्तु की आइडेंटिटी की खोज करें, उसकी आइडेंटिटी का विश्लेषण करें, केवल पदार्थ को आधार मान करके यदि हम किसी वस्तु की तादात्म्य का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। जैसे कि ह्यूम जो है वे एक वृक्ष का एग्जाम्पल देते हैं। वृक्ष जो है प्रतिदिन अपनी कुछ ना जाने कितनी ही पत्तियां छोड़ता है और उसमें कितनी ही पत्तियां नई आ जाती हैं। यदि हम उसका पूर्ण रूप से यदि हमें विश्लेषण करना हो तो हमें बहुत ही माइन्यूट कैमरास चाहिए, उसके अंदर बहुत ही एक प्रकार से काफ़ी समय लगेगा इसका एग्जैक्ट काउंटिंग करने में। किंतु यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो एक वृक्ष है, हम ये मानते हैं कि वह वृक्ष जो है उसका कोई ना कोई तादाद में समय कालांतर में बना रहता है, ये वही वृक्ष है। किंतु वह वृक्ष लगभग प्रतिपल बदल रहा होता है। वह हर कुछ सेकंड्स में उसमें कुछ पत्तियां जा रही हैं, कुछ मिनटों कुछ घंटों में कुछ नई पत्तियां आ रही हैं, और वह वृक्ष जो है अपना स्वरूप को, अपना जो उसका जो मटेरियल जो एक स्वरूप है, उसका पदार्थीय जो स्वरूप है, वह निरंतर बदलाव की स्थिति में रहता है। किंतु उसके बाद भी हम सदैव ये मानते रहते हैं कि यह जो वस्तु है यह वही वस्तु है जिसको कि हम देखते आए हैं। तो इस प्रकार से यदि हम स्वयं की आइडेंटिटी को भी, अपनी वैयक्तिक आइडेंटिटी को भी, इसको मानने के 2 रूप हो सकते हैं। एक तो जैसा हमने शुरू में जाना, न्यूमेरिकल आइडेंटिटी जो है वह एक बहुत ही क्षीण आधार होगा वैयक्तिक तादात्म्य के विषय में। वहीं दूसरी ओर जो हमारे पास जो ऑप्शन है, विकल्प जो है वो मौजूद है, वह है अपनी पदार्थीय संरचना को, जो हमारा जो मटीरियल एस्पेक्ट है हमारा, यानी कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी देह है, हमारा जो शरीर है, उसको हम स्वयं अपने तादात्म्य को अपने शरीर के रूप में देखें कि जो अमुक व्यक्ति है वह ऐसी ऐसी शक्ल उसका दिखता है और इस प्रकार से हम उसको पहचान लेते हैं। किंतु वे सारी जो चीज़ें हैं कंटिंजेंट हैं, जो उसके विभिन्न भाग हैं, हमारे अंदर भी जो विभिन्न कोशिकाएं हैं वे पूर्ण रूप से बदल जाती हैं कुछ वर्षों बाद ही हमारे भीतर शायद ही कोई कोशिका हो जो कालांतर में बनी रहती हो। तो इस प्रकार से हमारा पदार्थीय स्वरूप हमें वैयक्तिक तादात्म्य प्रदान करता है। यदि हम ऐसा मान करके दार्शनिक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि हमारे सामने कुछ अलग प्रकार की समस्याएं, दार्शनिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और हम पाते हैं कि पदार्थीय रूप से किसी भी व्यक्ति में, उसके देह में, उसके शरीर में ऐसा कुछ भी कालांतर में नहीं बना रहता है जिसके कारण वह व्यक्ति जो है उसको हम उसके तादात्म्य को किसी एक भौतिक निरंतरता के रूप में हम जानने के लिए हमारे पास कोई कुछ भी आधार वस्तु नहीं है।
तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास जो बाकी के जो दो ऑप्शन बचते हैं, न्यूमेरिकल, एक तो न्यूमेरिकल आधार हुआ, एक तो न्यूमेरिकल आइडेंटिटी हुई, उसके अतिरिक्त हमारे पास जो दो विकल्प मौजूद हैं वह एक तो पदार्थीय विकल्प, हम जो हमारे जो देह है वह हमें वैयक्तिक तादाद में प्रदान करती है। हम देखते हैं कि यह जो अवधारणा है ये कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत आधार वैयक्तिक तादात्म्य के लिए, उसके दर्शन शास्त्रीय स्वरूप के लिए हमें एक ठोस आधार नहीं प्रदान करता। अब हमारे पास एक तीसरा और एकमात्र विकल्प रह जाता है जो कि है हम अपने मनस में देखें, क्योंकि किसी भी वस्तु को जब हम जानने की बात करते हैं, क्योंकि तादात्म्य जो है वह कहीं ना कहीं ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। यह एक दार्शनिक अवधारणा है जो हमारे मनस में होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये केवल एक अवधारणा मात्र हो, और ऐसा जरूरी नहीं कि उसका कोई एक एक्चुअल मैटर ऑफ फैक्ट हो, उससे जुड़ा हुआ कोई तथ्य भी हो। जैसा कि हमने जब हम मनस दर्शन के विषय में बात कर रहे थे तो हमने जाना कि मनस दर्शन में एक ऐसा विचार भी प्रस्तुत किया गया है जिसको कि एलिमिनेटिविज्म कहते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि मनस जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, यह केवल एक शब्द मात्र है। और इससे पहले भी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी धारणाएं रही हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द रहे हैं जिनको कि हम प्रयोग करते आए हैं, किंतु उनसे जुड़ा हुआ कोई तथ्य नहीं है। तो यदि हमें मनस से जुड़े हुए कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि मनस जैसा कुछ होता ही नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम तादात्म्य के विषय में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भौतिक स्वरूप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम आधार मान करके कह सकें कि जिसकी निरंतरता के कारण हम ये कह सकें कि वस्तुओं में तादात्म्य होता है, उनकी एक आइडेंटिटी होती है और उस आइडेंटिटी का एक आधार होता है जो कि निरंतर बना रहता है। किंतु क्योंकि तादात्म्य एक अवधारणा है, एक और वह कहीं ना कहीं वह एक जानने का तरीका है, एक वस्तुओं को के विषय में एक जजमेंट तैयार करने का तरीका है, वह एक ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञान से जुड़ी हुई अवधारणा है, एक एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्सेप्शन भी है, एक ज्ञान मीमांसी अवधारणा भी है। तो क्या कुछ ऐसा हमारे मनस में है, हो सकता है क्या, क्योंकि ज्ञान जो है वह मनस से जुड़ी हुई ही अवधारणा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे मनस में कुछ ऐसा हो जो कि हमें एक निरंतरता प्रदान करता हो? भले ही हमारे शरीर में ऐसा कुछ ना हो जो कि निरंतर बना रहता हो, जो कि कालांतर में वैसा का वैसा ही स्थापित रहता हो, किंतु यदि हम इसका मनस का जो स्वरूप है, यदि जहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यदि हम उस क्षेत्र को यदि हम एक्सप्लोर करें, यदि हम उसका अन्वेषण करें, तो हो सकता है कि हमें ऐसा कोई तत्व दिखाई पड़े जो कि निरंतर हमारे साथ बना रहता हो, जो सदैव बना रहता हो, जिसकी उपस्थिति सदैव निरंतर कालांतर में बनी रहती हो, और जिसके कारण हम ये कह सकें, जो हमारे इस बात का आधार बन सके कि हमारे अंदर एक वैयक्तिक तादात्म्य है, एक कॉन्टिन्यूटी है, एक निरंतरता है, जिसके कारण हम एक ही व्यक्ति बने रहते हैं अपने जन्म से अंत तक। हम शुरुआत से अंत तक हमारा एक ही तादात्म्य बना रहता है। कुछ ऐसा है जो हमारे साथ निरंतर हमारे अंदर भीतर कहीं ना कहीं बना रहता है। तो जब हम इस तीसरे विकल्प की ओर देखते हैं और इस तीसरे विकल्प का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तो तब हम पाते हैं कि यदि हम अपने मनस के भीतर झांकें, तब भी हम सदैव, जैसे कि ह्यूम कहते हैं कि मैं अपने भीतर जब भी झांकता हूँ तो किसी न किसी प्रकार की सेंसेशन या कोई ना कोई विचार मेरे सामने जरूर उपस्थित होता है।
जैसा कि हम जब कभी सर्दियां होती हैं तो एक कोई ठंड जैसा कोई एक फीलिंग हमारे मनस्पटल पर चल रही होती है, हमें हो सकता है ठंड ठंड का अनुभव हो रहा हो, तो वह अनुभव जो है उस तरीके की सेंसेशन कहीं ना कहीं हमारे मनस में रजिस्टर हो सकता है हो रही हो, या किसी प्रकार की कोई अवधारणा जो है हमारे मन में हो, हमारे भीतर उस समय मौजूद हो, जैसा कि हम जो कुछ देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो दृश्य है उसका एक इम्प्रेशन हो सकता है हमारे भीतर किसी एक अमुक क्षण में हो। किंतु ये सब एक प्रकार से ये सब विभिन्न सेंसेशंस और इम्प्रेशंस के विभिन्न परमाणु मात्र हैं, विभिन्न अणु मात्र हैं, ये एटमिस्टिक हैं, और वे आते और जाते रहते हैं। अर्थात यदि हम कुछ समय हमें ठंड लग रही हो सकती है, यदि हम बाहर धूप में चले जाएं तो हमें ठंड लगना समाप्त हो जाता है, हमें थोड़ा सा बेहतर फील होता है, तब मन में कुछ अलग स्थिति हो सकती है। उसी प्रकार से यदि हम एक दृश्य से दूसरी ओर दृश्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें तो मन में जो दृष्टिपटल पर जो एक इमेज बन रही है वह बदल जाती है। तो ह्यूम इस प्रकार से कहते हैं कि यदि मैं अपने मनस के भीतर भी कभी झांक करके देखता हूँ तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार की छवि या किसी न किसी प्रकार की कोई अनुभव ही मुझे दिखाई पड़ता है, किंतु ये सभी जो अनुभव जो या छवियाँ जो हैं वे निरंतर बदलाव की स्थिति में रहती हैं। ऐसा कोई भी इम्प्रेशन हमारे भीतर नहीं होता, हमारे भीतर कोई भी ऐसी एक छवि नहीं होती है जो कि निरंतर बनी रहे। और उसके अतिरिक्त भी जब हम जब किसी भी समय जब हम थके हुए होते हैं या रात में हम जब हम सो जाते हैं तो तब तो हमारा मनस जो है वह कार्यरत भी नहीं होता, तब जो है हमारा मनस जो है वह भी जो है एक तरीके से सुसुप्त अवस्था में होता है। तो उस समय जब वह कार्य भी नहीं कर रहा तो इस प्रकार का कोई भी अनुभव या इमेजेस जो हैं मनस पटल पर नहीं चल रही होती। और ऐसे समय में तो हमारे पास कोई ऐसा बिल्कुल भी आधार नहीं रह जाता कि हम मनस पटल पे कुछ होती हुई घटनाओं के कारण हम ये कह सकें कि हाँ यह वस्तु जो है, यह जो इम्प्रेशन है, यह हमें एक आधार प्राप्त कर देता है, कुछ ऐसा आधार हमें देता है जिसको हम मान करके वैयक्तिक तादात्म्य का जो अवधारणा है उसको पुष्ट कर सकें। तो इस प्रकार से यदि हम इसको इस वैयक्तिक तादात्म्य को का आधार पदार्थ ना मान करके यदि हम मनस को उसका आधार माने तो तब भी हम देखते हैं कि हमारे मनस पटल पर भी, क्योंकि मनस का अर्थ है एक स्पेस जहाँ पर कि कोई सेंसेशंस या कोई किसी प्रकार के अनुभव या कोई छवियाँ उसके भीतर हैं, किंतु वह निरंतर बदलाव की स्थिति में है। हमारे मनस के भीतर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रकाश नहीं है जो निरंतर बना रहे। ऐसा कुछ भी हमारे मनस में जब हम विभिन्न छवियां देखते हैं तो हम पाते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमेशा कहीं ना कहीं बना रहे। ऐसा कोई प्रकाश नहीं है कि जो हमेशा बना रहे। यदि ऐसा कुछ होता, ऐसा प्रकाश कहीं ना कहीं हमारे मनस के भीतर होता तो शायद हम निद्रा को प्राप्त भी नहीं कर पाते, हम सो भी नहीं पाते। तो इस प्रकार से मनस भी जो है उसके अंदर भी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई एक ऐसी विशेष कॉन्टिन्यूटी, एक निरंतरता नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके अंदर जो निरंतर बना रहे और उस निरंतरता के आधार पर हम ये कह सकें कि यह निरंतरता ये जो है ये आधार है हमारे वैयक्तिक तादात्म्य के सिद्धांत का। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जब हम तादात्म्य की समस्या के विषय में बात करते हैं, जब हम वैयक्तिक तादात्म्य के विषय में बात करते हैं तो पहले हमें
तादात्म्य की अवधारणा का विश्लेषण करना होगा, तब जब हम तादात्म्य के विषय के विषय में जब हम विश्लेषण करते हैं तो तब हम पाते हैं कि इसके 3 आधार हो सकते हैं। आइडेंटिटी या तो न्यूमेरिकल आइडेंटिटी हो सकती है, या मटीरियल टर्म्स में किसी हम आइडेंटिटी को हम मान करके, मटेरियल को आधार बना करके हम किसी प्रकार की तादात्म्यता के विषय में बात कर सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि हमारे ज्ञान मीमांसीय रूप से कोई एक ऐसा तत्व हमें प्रदत्त होता हो ज्ञान में या ज्ञान की प्रक्रिया में कहीं, जो कि निरंतर रूप से बना रहता हो। और हम जब इन तीनों क्षेत्रों में, हम तीनों ऑल्टरनेटिव्स, जब हम तीनों विकल्पों का जब हम बारी बारी से उसका जब विश्लेषण करते हैं, तब हम पाते हैं कि ये तीनों ही विकल्प कहीं ना कहीं हमें कोई एक ऐसा निश्चित आधार नहीं दे पाते हैं, कोई एक ऐसा आधार हमें नहीं दे पाते हैं जो कॉन्टिन्यूअस हो, जो जिसमें कोई एक ऐसी यूनिटी जो बनी रहे, जो यूनिफाई कर सके विभिन्न भागों को, जो निरंतर हो। ऐसा कुछ भी हमें इन तीनों विकल्पों में नहीं मिलता है। और इस प्रकार की, क्योंकि निरंतरता, एक जो कॉन्टिन्यूटी है, वो या किसी प्रकार की यूनिटी प्रदान करने वाला तत्व जरूरी है तादात्म्य के सिद्धांत के लिए। और वो हमें क्योंकि प्रदत्त नहीं हो रहा है इन तीनों विकल्पों में, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैयक्तिक तादात्म्य का हमारे पास कोई निश्चित आधार हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको कि हम वैयक्तिक तादात्म्य कहते हैं, और ये जो अवधारणा है, इसका कोई मैटर ऑफ फैक्ट, इसका कोई तथ्य के रूप में कोई इसका बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। यानी कि ये जो वैयक्तिक तादात्म्यता जो है वह हमें प्रेजेंटेड नहीं है, यानी कि वह हमें प्रदत्त नहीं है। वस्तु जो है अपने साथ साथ अपनी वैयक्तिक तादात्म्यता को हमारे सम्मुख प्रदान नहीं करती है, यानी कि उस वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी वैयक्तिकता, जो उसकी तादात्म्यता का आधार बने। इसका अर्थ ये है कि यदि वस्तु में तादात्म्यता का कोई बिंदु नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि ये केवल एक अवधारणा मात्र है, ये एक हमारे सोचने का तरीका मात्र है। ये एक हमारी एपिस्टेमोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, ये एक हमारी ज्ञान मीमांसीय आवश्यकता है, ये हमारी ज्ञान मीमांसीय जरूरत है, जिसके बगैर हम ना तो भाषा हमें काम करती हुई दिखाई पड़ेगी, ना तो हमें भाषा जो है सुचारू रूप से काम करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि भाषा जो है वह विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न संज्ञाओं का ही मिला जुला एक सिस्टम है। और यदि जो संज्ञाएं, जो विभिन्न संज्ञाएं हम वस्तुओं को देते हैं, उसके भीतर यदि वे किसी सार तत्व पर आधारित नहीं है, यदि वे किसी तादात्म्यता पर आधारित नहीं है, तो इसका किसी तादात्म्य सिद्धांत पर यदि वे आधारित नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि तादात्म्यता का कोई अवयव हमें वस्तुओं में प्रदत्त नहीं है, ना ही हमारे मनस में प्रदत्त है, ना ही हमें वो ज्ञान मीमांसीय रूप में प्रदत्त है। उसका एकमात्र आधार शायद लॉजिकल हो सकता है, किंतु वह बहुत क्षीण है कहीं ना कहीं, क्योंकि वैयक्तिक तादात्म्य से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं वे केवल न्यूमेरिक आइडेंटिटी को लेकर के हम उसको नहीं चल सकते। तो इस कारण से जो न्यूमेरिकल आइडेंटिटी का सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं बहुत ही वैक्यूअस है, वह बहुत ही क्षीण है। तो इस प्रकार से हमने आज के व्याख्यान में जाना कि वैयक्तिक तादात्म्य को
का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास प्रमुख रूप से 3 बिंदु उपलब्ध हैं, और उन तीनों बिंदुओं पर जब हम अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं अब विभिन्न दार्शनिक समस्याएं उन तीनों ही विश्लेषणों में हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होती हैं। तो दर्शकों, हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे और अपने अगले व्याख्यान में ह्यूम किस प्रकार से वैयक्तिक तादात्म्य की अवधारणा का समस्यायीकरण करते हैं, हम इस विषय को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर अजय वर्मा को, जिनके माध्यम से आज हमने एक बार फिर अपने ज्ञान में वृद्धि की। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया या फिर अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमारे साथ साझा ज़रूर करें। आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं info.cec@nic.in पर। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।